हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1000 प्लस प्रश्नों के शानदार व्याख्या की जो श्रृंखला हम लोग शुरू किए हैं, आज हम चौथे चरण में पहुँचे हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भी है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात इसकी करें हम कि कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता से जो है माफ करता है, तो इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से जो भारत में गरीबी की तीव्रता है वो मापी जाती है। ठीक है, और इसके लिए जैसे अब पूछा जाता है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था या चलाया जाता है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जैसे इसके लिए आप देखते होंगे कि ट्राइसेम का प्रोग्राम आया था। क्या? ट्राइसेम का प्रोग्राम आया था गरीबी दूर करने के लिए। NREP का प्रोग्राम आया था, हाँ, नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट था उसके लिए आ गया था ये। फिर IRDP का प्रोग्राम आया था यही दूर करने के लिए। बात क्लियर है? तो जो सूचकांक है भारत में गरीबी की तीव्रता मापने का, बहुआयामी सूचकांक, तो इसके माध्यम से हम जो है इसको माप रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अगर कोई ये कहे कि जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है इसमें क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, कैसे मापते हैं आप, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जैसे UNDP जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को सम्मिलित करता है, तो इसमें बात वही रहती है, इसमें भी वही चीज़ें रहती हैं। स्वास्थ्य रहता है, आपकी शिक्षा रहती है, और उसके बाद जो है आपका जीवन स्तर होता है कि आपने कैसा जीवन स्तर आप जी रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ही वही है, ये SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या? स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, शिक्षा सम्मिलित होती है, जीवन स्तर भी सम्मिलित होता है। इसमें राइट आंसर क्या? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष हुआ अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अब 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ऑप्शन डी 60 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। देखिए अब इसकी बात करते हैं अगर, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्धनता अनुपात इसलिए घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का सापेक्षता अनुपात जो है वो क्या है? अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर लेते हैं। क्या चौथा नंबर है? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं होता है? ये कम से कम समझिए UPSSC PT में तो ये आ ही चुका है, और इसके अलावा कम से कम 11 और एग्जामों में आ चुका है। तो भैया इसमें SSC में कई दफ़ा पूछा गया, UPPSC में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन जीवन प्रत्याशा है, दूसरा सामाजिक असमानता, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसमें देखिए हम किसकी बात करें? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता भी है? पहले तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा हो जाए। UNDP जारी करती है। ठीक है, मानव विकास की सूचकांक जो जारी होता है वो UNDP जारी करता है। ठीक है, UNDP जो जारी करता है, इसमें अब आगे पूछ क्या रहा है, मानव विकास सूचकांक गणना में कौन सम्मिलित नहीं होता है? ये नहीं पूछ रहा कौन सम्मिलित होता है, ये पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं होता है। बात क्लियर है? तो इसमें जब सम्मिलित नहीं होने की बात आएगी तो इसमें आपका सही हो जाएगा सामाजिक असमानता। आपको पता है पर जीवन प्रत्याशा तो सबसे जरूरी विषय वस्तु, प्रति व्यक्ति आय की भी गणना होती है, शिक्षा की भी गणना होती है। जीवन प्रत्याशा वही स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सामाजिक असमानता जो है ये थोड़ा सा मतलब और टाइप होता है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो जाहिर सी बात है UNDP 1991 ने इसका कॉन्सेप्ट जो है महबूब अली दिए थे, पाकिस्तान के शास्त्री थे, है ना। उसमें आपके अमर सेन का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उसमें सामाजिक असमानता को नहीं लिया गया था। बात क्लियर है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्या भैया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? इसका जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात करें
तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है, जैसे ऐसे तो विश्व में तो 1991 में जारी हो गई थी, है ना, लेकिन अभी अगर बात करें भारत में भी अगर हम बात करें किस राज्य में पहले जारी हुआ था, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो इसमें जो भारत में जारी हुई थी, ये जारी हुई थी अप्रैल 2002 में, मतलब 2002 में जो है यहाँ पे भारत ने पहली दफ़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहली जो रिपोर्ट थी वो जारी की गई थी। ठीक है, अब अगर राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, क्या राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं भैया, तो ये राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा पूछा जाता है, ये भी पूछा गया प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भैया इसमें प्रथम राज्य जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जो भारत का, मतलब ये कह सकते हैं कि पहला राज्य ऐसा था जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करी थी, है ना। इसमें देखिए अगर बात कर लें तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को ये समझिए कि ये मानव के मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया था। ऐसा नहीं कि ये पहली जैसे उच्च मानव विकास श्रेणी होती है, निम्न मानव विकास श्रेणी होती है, मध्यम मानव विकास श्रेणी होती है, तो भारत को जो है वो मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2002 में भारत ने अपनी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट सौंपी, मतलब जारी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्या भैया, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। देखिए है क्या, इसको आप ऐसे ना समझिए, इसको आप ऐसे समझिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, इसको समझिए तृतीयक, इसको समझिए आप द्वितीयक। ठीक है, इसको द्वितीयक समझिएगा, ऐसे समझिए आप, क्योंकि ये ऐसे ही बदल के प्रश्न पूछा जाता है, किसका सबसे ज्यादा योगदान है, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक, ऐसे पूछा जाता है आपसे, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। पूछ रहा है क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो आपका सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वाधिक योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान देता है वो भी कौन देता है, वो भी देता है, जैसे अगर ये बात करें कि सर्वाधिक योगदान कौन देता है, तो विनिर्माण क्षेत्र देता है, मतलब ये कह सकते हैं द्वितीयक जो क्षेत्र है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र सब सर्वाधिक योगदान जो है। ठीक है, इस इन मतलब ऐसे मिलाया जाए तो फिर आपसे ये इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आयाम तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता तत्पश्चात घटता है, सी ऑप्शन बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी घटता जाता है। इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसी क्रम में जो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है वो बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है तृतीयक क्षेत्र। अभी हम जब चर्चा कर रहे थे आपसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की, तो हमने इस पर मतलब अच्छे से चर्चा किया था। जैसे अब इसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर अच्छे से चर्चा एक बार पुनः कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की, किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें भैया, तो प्राथमिक क्षेत्र हमने क्या बताया, पर्यावरण पर निर्भर होता है। किस पर, पर्यावरण पर निर्भर होता है। ठीक है, किस पर निर्भर होता है, पर्यावरण पर निर्भर होता है। मतलब इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। कृषि, प्राकृतिक उत्पादन, कच्चा माल, मछली, पशुपालन, सारी चीजें इसी में होती हैं। बात कर लेते हैं किसकी, द्वितीयक क्षेत्र की। सेकंड जो क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र जो है औद्योगिक है, इसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा, औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे रेल, सड़क परिवहन मार्ग, पार्क, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस आपूर्ति, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसके तृतीय क्षेत्र की, थर्ड टर्सरी जो क्षेत्र है, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हमारे भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है ये तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ही है। बात क्लियर है। और सर्वाधिक योगदान कौन देता है, तो सर्वाधिक योगदान देता है विनिर्माण क्षेत्र। ये भी बात क्लियर है। ठीक है, तो इसमें सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, इसे आपके परिवहन, होटल, बैंक, व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, पर्यटन, ये सारी चीजें आती है। बात क्लियर है। तो इसमें आप देखिए, अगर जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी लोगों के पास धन होगा, तो उसमें सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी है ना। सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी, अब जाहिर सी बात है, बड़े बड़े होटल होंगे तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें चार्ज बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएंगे खाना खाने के लिए, होटल्स में जाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, चार्जेस बढ़ेंगे। तो इसमें तृतीय क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा योगदान रह जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर,
1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से कैसा रहा? दोगुना रहा, बढ़ा, स्थिर रहा या घटा? बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1950 से 1990 की अवधि की बात हो रही, एक फिक्स टाइम की बात हो रही, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जब अनुपातिक योगदान में जीडीपी की बात करते हैं, कृषि में जीडीपी की जब बात करते हैं, तो जीडीपी का मतलब ही होता है कि एक वर्ष में एक देश की सीमा में उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, ठीक है। मतलब देश की उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है, कैसे है, वो सारी चीजें जीडीपी पे डिपेंड करती है। तो अवधि जो आपके 1950 से 90 के कृषि का जो अनुपातिक योगदान था वो उल्लेखनीय रूप से क्या हुआ? वो उल्लेखनीय रूप से क्या था? घटा था, ठीक है। उल्लेखनीय रूप से क्या था? इसमें पूछा गया कि घटा था कि बढ़ा था। अब देखिए, इसमें ये आप घटा था, स्थिर रहा था, बढ़ा था या दोगुना हुआ था। अभी दोगुना करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा ना, तो ये तो जाहिर से गलत होगा। घटा था, आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अगर बात करते हैं घटने की, तो घटा नहीं था, क्योंकि आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों किस पर थी? ये कृषि पर आधारित थी। तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। इसको आप देखिए, जब जैसे मैं ही लगा रहा हूं तो मुझे लगा घट रहा होगा, नहीं, बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिए पंचवर्षीय योजना में किसमें क्या काम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या भैया? राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद, और डी ऑप्शन है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी राष्ट्रीय आय की, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय पहले समझिए कहलाती क्या है। राष्ट्रीय आय है क्या है, ठीक है, क्या है अगर पूछा जाए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, विशुद्ध राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर, यही क्या? यही राष्ट्रीय आय कहलाती है, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। तो भैया यही आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का जो मापन है सबसे पहली दफा जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इसको मापा था पहली दफा, ठीक है। और इसके लिए जो है इन्होंने एक संगठन की भी स्थापना करी थी, ठीक है। 1867-68 में ये जो है कहे थे, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किए थे, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो है, अब इसमें पूछा गया है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद होता है, और इसमें जो है उत्पादन लागत पर निवल देशी होता है। बताओ इसमें क्या? देखिए बात करते हैं किसकी? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद की बात होगी, और किस पर होगी? उत्पादन लागत पर होगी। बात क्लियर है? उत्पादन लागत पर होगी, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय इसमें बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय कहलाती, ये पूछा गया आपसे ना, ये आपसे पूछा गया है। जिसमें बाजार मूल्य पर हम देखते हैं कि इसमें जो उत्पादन होगा वो आपका उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर होगा, ठीक है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर हो? जैसे राष्ट्रीय उत्पाद किस पर? बाजार मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन हमको जो हमारी राष्ट्रीय आय है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, ये उत्पादन, जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपए का बिस्किट बनाया, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे 5 रुपए को हमने मार्केट में लेकर के जो है 7 रुपए में, ये मान लीजिए हम कंपनी है, हमने दे दिया एक किसी के माध्यम से 7 रुपए का बिस्किट बिक रहा है, तो क्या हमको जो लाभ होगा वो 7 रुपए पे होगा देश को? नहीं, हमको लाभ किस, मान लीजिए 7 रुपए का सामान किस में मार्केट में बेच रहा है? 10 रुपए में बेच रहा है, तो जो 10 रुपए का लाभ हुआ वो 7 रुपए पे नहीं होगा, वो किस पे होगा भैया? ये होगा 5 रुपए पे। तो इसमें ऑप्शन ये आपका +5 होगा, 5 रुपए का लाभ होगा, तो इसमें ऑप्शन उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या भैया? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की है, पंजाब की है, महाराष्ट्र की है या गुजरात की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक किसकी है? तो जाहिर सी बात है, अगर बात करते हैं सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा ही है ना। सिक्किम के अलावा अगर बात करें तो गोवा ही है। तो उसमें प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो आय है वो गोवा की है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें दूसरे नंबर तीसरे नंबर कौन है। तो जो छोटे राज्य होते हैं जैसे ये सब, ये बेसिकली डिपेंड ऑन उद्योग,
ये उद्योग पर ये भी डिपेंड है, ये भी उद्योग पर डिपेंड है। तो ये सारे के सारे इनकी तो अपना एक मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन गोवा सबसे प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। क्या भैया, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम निश्चित किया था, किसने किया था? एमजी रानाडे ने किया था, सर डब्ल्यू हंटर ने किया था, आर.सी. दत्त ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखो भैया, पहली बार फर्स्ट टाइम 1867 to 68 जो आपके प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की जो बात है, ये 20 रुपया है। यह बात कौन बताया था? यह बात बताए थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने यह बात बताई थी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी 20 रुपये है। ये दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था। दादा भाई नौरोजी की इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहली दफ़ा इन्होंने जो है ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो कांग्रेस शब्द का जो सुझाव दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का जो सुझाव दिया था, वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने ही ड्रेन का सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया था, है ना। आगे चल करके जो है ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक निकालते हैं, उसमें इसकी चर्चा करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन 12 नंबर लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बताओ भैया, हिंदू वृद्धि किस प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय संबंधित है, साक्षरता संबंधित है, या हिंदू जनसंख्या संबंधित है? बताओ, इसमें हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर की बात करते हैं तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बात क्लियर है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, तो अब लीजिए अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर। क्या भैया 13 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने, उपयुक्त सभी ने। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व, देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ही तो 2019 में हुई है ना। जो हमारा जो ये था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जैसे इसकी ये अभी नाम इसका बदल, जैसे जो आपका NSO था और जो आपका CSO था, जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना है ये आज़ादी के बाद हुई है ना। जैसे ये समझिए ये 1951 में हुई थी, और इसको जो ये किसके, ये CSO कहलाता है, CSO। ये 2019 CSO और NSO ये कब मिल गए? 2019 में ये मिले और इनको मर्ज कर दिया गया। किसमें? इनको मर्ज कर दिया गया जो है अब जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। ठीक है, CSO और NSO को मिक्स कर दिया गया, 2019 में किया गया काम। ठीक है, तो इसमें ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है आपका। नौरोजी व सिराज, दादा भाई नौरोजी और सिराज ने जो है ये पहली दफा अनुमान लगाया था स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, इन्होंने कहा था, या कभी आपको VK राव ऑप्शन दे देगा। क्या? VK राव आपको कभी ऑप्शन देता है तो वो भी क्या, उन्होंने वैज्ञानिक विधि से पहली दफा जो है बताया था पर कैपिटा इनकम। ये कब बताए थे? तो PK राव बताए थे 1931 to 32 में। इन्होंने कहा था कि जो भारत की पर कैपिटा इनकम PCI है वो करीब 62 रुपया है। ठीक है, आप समझिएगा 1866-67 में जो पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों की रहती है वो रहती है करीब 20 रुपया, और 1931-32 में ये कितनी हो जाती है? 62 रुपये पर कैपिटा इनकम। बात क्लियर भी है? तो इसमें राइट आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश रूल और उसमें जो बदलाव होते थे, जो भारतीयों को अत्याचार, तो उसमें ब्रिटिश रूल के विषय में कहा गया था एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब इसके ऊपर जो मतलब फ्रांस के जो एक दार्शनिक हुआ करते थे उन्होंने भी विचार दिया। इन्होंने भी कहा था कि जो ब्रिटिश लोग हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था को चूसने के लिए भारत में शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये कहा था नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, जो कॉलोनी बनाने का सिस्टम था उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी थी, इस पुस्तक में करी थी। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर।
भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? बताओ भैया, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान कौन देता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो देने वाला है वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। मतलब क्या? प्राकृतिक संबंधित जो क्षेत्र है सबसे कम मतलब ये 3rd नंबर पे ये आएगा। उसके बाद आपका जो है, अगर ये पूछें कि भाई सब सर्वाधिक योगदान कौन देता है, तो भैया सर्वाधिक योगदान जो देता है वो देता है आपका तृतीय क्षेत्र। पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है द्वितीय क्षेत्र, जो इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या? विनिर्माण, या इसी को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। विनिर्माण या इसी को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र होता है, इसमें दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है, परिवहन, रेल, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या पूछा? सबसे कम योगदान पूछा है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है। अगर ये पूछता सर्वाधिक योगदान किसका है तो आप बोल दे तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय की मापन विधि नहीं है? मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि? देखिए, मुख्यतः जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है, जो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधि है, उसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे मुख्यतः 3 विधि है इसमें। प्रमुख जो है, प्रमुख कितनी विधियां हैं? तो प्रमुख 3 विधि है। ठीक है, कौन सी 3 विधि भैया? तो 3 विधि आपकी पहले नंबर पे आती है आय विधि। क्या आती है? आय विधि। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी व्यय विधि, व्यय विधि आती है। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी उत्पादन विधि। कौन आती है? उत्पादन विधि आती है। ठीक है, उत्पादन विधि आती है। ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये 3 मुख्य विधियां हैं। ठीक है, ये 3 जो है मुख्य विधियां हैं। अब इसमें पूछा क्या, कौन सी विधि मतलब ये इसके मापन में प्रयोग नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है, मूल्यवर्धित विधि जो है, ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मूल्यवर्धित विधि जो है ये आपका नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? व्यय पद्धति को, उत्पाद पद्धति को, मैट्रिक्स पद्धति को या आय पद्धति को? बताओ भैया, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका देखिए, इकोनॉमी में क्या होता है कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्नों के लिए आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पूछा क्या है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय, पहले आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? ठीक है, एनएनपी क्या होता है? एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है भैया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से किसको घटाया जाता है? देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यय पद्धति, मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ गलती है ना? ऑप्शन में कुछ गलती है, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, अगर आप एनएनपी निकाल रहे हैं ना आप, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा। पहले तो जीडीपी, उसके बाद आपका प्लस फॉरेन इनकम होगा, फॉरेन इनकम। ठीक है, फॉरेन इनकम होती है। और उसमें से किसको घटाते हैं? मूल्यह्रास। क्या घटाते हैं? मूल्यह्रास घटाते हैं। तो हमारी आती क्या? ये आती एनएनपी। ठीक है, पूछा क्या है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जब राष्ट्रीय आय हम निकालते हैं तो एनएनपी में से क्या घटाते हैं? तो मूल्यह्रास घटाते हैं। इसमें आपका राइट आंसर दिया नहीं है ना? सब्सिडी, जैसे मान लीजिए सब्सिडी घटाते हैं। ठीक है, सब्सिडी जो मूल्यह्रास हुआ है, जैसे मान लीजिए गैस आ रहा है तो गैस में जो हमको एनएनपी आता है उसमें जो आप सब्सिडी देते हैं वो घटाया जाता है। इसमें राइट आंसर देखिए आपका इमदाद हो जाएगा। इमदाद, हालांकि एसएससी ने इमदाद दे रखा है, इसमें राइट आंसर इमदाद, या इसी को सब्सिडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। इसमें राइट आंसर आपका सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। क्या भैया? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास को घटाया जाता है, ब्याज को, कर को या इमदाद को? बताओ भैया, किसको घटाया जाता है? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो भैया जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए, जीएनपी से मतलब क्या? आप ऐसे समझिए, जीएनपी पूछ ले, फुल फॉर्म क्या करेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय
उत्पाद, ये होता है जीएनपी। जीएनपी में अगर एनएनपी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, तो भैया सबसे पहले जो मूल ह्रास को आप क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, मूल ह्रास को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब जीएनपी अगर हमको निकालनी है तो निकालें कैसे, तो जीएनपी निकलती है जीडीपी प्लस विदेशी आय। जीडीपी जो होती है प्लस विदेशी आय, हमको अगर जीएनपी ज्ञात करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है, तो वो हमेशा जीडीपी प्लस विदेशी आय दोनों को जोड़ेंगे, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ह्रास को घटाते तो एनएनपी निकला। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो है इसी में से, जैसे जीडीपी प्लस विदेशी आय है ही है, इसमें से मूल ह्रास आप घटा दीजिए, आपका जो है आ जाएगा एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, किराए को, मिश्रित आय को, पेंशन को, अवितरित आय को। आय विधि से, अगर आय विधि से जो है आप राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, ठीक है, तो किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन आपको दे रखा 4। ठीक है, तो इसमें देखिए किराया को तो सम्मिलित किया जाएगा, मिश्रित आय जो होगी वो भी सम्मिलित की जाएगी, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, पेंशन को भी सम्मिलित, क्योंकि उसमें भी आप खर्चा करेंगे। लेकिन जो अवितरित आय है, ऐसा पैसा जो हम किसी को दिए ही नहीं है, उसमें क्या उसको भी हम जोड़ेंगे क्या, राष्ट्रीय? हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे भैया, जो चीज मार्केट में है ही नहीं उसको हम क्यों जोड़ेंगे? तो इसमें राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, अंतिम प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या बैंकिंग विधि? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57। ठीक है, देखिए अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको हमने भी क्या बताया था, हमने बताया था एक उत्पादन विधि होती है, एक आय विधि होती है, एक व्यय विधि होती है। इसमें बैंकिंग विधि टाइप कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज जो राष्ट्रीय आय पर यह आपकी वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।